हे एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे अपनी जो पॉलिटी की बुक है, क्लास 12 की पॉलिटी का बुक है और उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 के जो लेक्चर है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की। तो यहाँ पे एक वो पीरियड बताता है इंडिया की हिस्ट्री का जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि कितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस रही थी जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया बोर्न होता है। आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में, क्लास 11 की, क्लास 10 की पॉलिटी की बुक में, हिस्ट्री की बुक में, कि बहुत से सीरियस चैलेंज होते हैं नेशन बिल्डिंग के, जो हमारी जो कंट्री है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करते हैं। इस तरह के जो सीरियस चैलेंजेस जब इंडिया ने फेस किए, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो वर्ल्ड के अराउंड जो कंट्रीज है, वो डिसाइड करती है कि उनकी कंट्री डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी उनका पहली प्रायोरिटी थी, एंड डेमोक्रेसी जो है अगर वो अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेमोक्रेसी किसको लेके आएगी, डिफरेंसेस को लेके आएगी, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं डर है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। देयरफॉर क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो फ्रीडम तो गेन कर लेती हैं कॉलोनियलिज्म से, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बट ये एक्सपीरियंस करती हैं नॉन डेमोक्रेटिक लाइफ। बहुत सारी वेरियस फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी। बेसिकली डेमोक्रेसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत सारी फॉर्म होती है डेमोक्रेसी की, जैसे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी। बट यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल होता है सिर्फ एक लीडर के जरिए, वन पार्टी रूल, या फिर डायरेक्ट, जैसे आर्मी रूल भी बोलते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून। बट वंस जब वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट वो फेस करते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना अपनी कंट्री में। तो कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ इंडिया में, बहुत डिफरेंट नहीं थी। जो लीडर्स थे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो डिसाइड करते हैं कि उनको डिफिकल्ट रास्ते पे ही जाना है। कोई भी रास्ता जो है वो उनके लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इट वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी ही लड़ाई जो अंग्रेजों से थी, ब्रिटिशर्स से थी, वो लड़ाई ही किसके खिलाफ थी? लड़ाई ही उनकी एट्रोसिटीज के खिलाफ थी, और हम चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको लोग क्या करें, चूज करें। हमारे जो लीडर्स थे कॉन्शियस थे कि क्या क्रिटिकल रोल हो सकता है पॉलिटिक्स का किसी भी डेमोक्रेसी में। तो वो पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रहे थे। तो ये पॉलिटिक्स को देख रहे थे कि पॉलिटिक्स ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। हर एक सोसाइटी को ज़रूरत होती है ऐसी ज़रूरतों की, कि भाई कौन उनको डिसाइड करेगा कि वो कैसे गवर्न होंगे, और सोसाइटी को रेगुलेट कौन करेगा। देयरफॉर यहाँ पे ऑलवेज डिफिकल्ट डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो हर एक कंट्री ने अपने लिए चूज किए हैं। डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग उनके एस्पिरेशंस हो सकते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस है हमारी सोसाइटी में, हम इनको कैसे रिजोल्व करते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक आंसर है इस क्वेश्चंस के लिए। कंपटीशन एंड पावर दो मोस्ट विजिबल थिंग्स है पॉलिटिक्स के बारे में। जो पर्पस होता है पॉलिटिकल एक्टिविटी का, इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो पर्पस होता है पॉलिटिकल एक्टिविटी का, क्या होता है कि इसको डिसाइड करना है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, कि भाई पब्लिक का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, और उस इंटरेस्ट को परस्यू भी करना है। ये रूट है हमारे लीडर्स का जो वो लेते हैं। अब लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे ड्राफ्ट होता है। तो आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, साइन होता है 26 नवंबर 1949 को, और ये 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, इफेक्ट में आता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लाइफ मिलती है। एट द सेम टाइम कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाई एन इंटरिम गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट क्या है? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो कि इलेक्ट होके नहीं आई है। इट वॉज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जरूरत हो जाती है इंस्टॉल करने की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स दिए हैं कि कैसे कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली कुछ रूल्स दिए हैं कि कैसे हमें इलेक्ट करना है, इलेक्शंस को किस तरह से कंडक्ट कराना चाहिए। नाउ अब ये जो मशीन है, मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। इनिशियली इट वाज थॉट दैट दिस वाज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, उसको सेटअप किया जाता है जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन
पहले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं। कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शंस होता है वो उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1950 में इलेक्शंस को यहाँ पे कराया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आर बीइंग अ डेमोक्रेसी? सूनर और लेटर एवरी कंट्री हैज बिकम अ डेमोक्रेसी, इजंट इट? राइट। अब इसका क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि क्या ये जो लिखा है वो सही है नहीं। सो जो इलेक्शन कमीशन है डिस्कवर करता है कि दैट ये बहुत इजी नहीं होने वाला कि इंडिया में इतनी ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए। सो होल्डिंग अ इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाने का मतलब है कि वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे डिलिमिटेशन करना है या फिर बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है, बेसिकली इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाना है। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि इलेक्टोरल रूल्स को बनाया जाए, सिटीजन्स की जो लिस्ट है बनाया जाए, उन सिटीजन की लिस्ट जो कि वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन ये जो टास्क है, इन टास्क ने बहुत सारा टाइम ले लिया। पहला जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स वाज पब्लिश्ड। सो ये डिस्कवर किया जाता है कि नियरली 40 लाख विमेन का वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होता है। सिंपली उनको लिस्ट किया जाता है जैसे वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, एटसेट्रा। इलेक्शन कमीशन इसको एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि ये जो एंट्रीज है, ऑर्डर्ड है एंट्रीज है, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और ऑर्डर करता है कि एक रिवीजन होना चाहिए अगर पॉसिबल हो, और भाई उसमें आप कुछ करेक्शन करो, एडिशन करो, कुछ कुछ डिलीशन करो, ये इलेक्शन कमीशन कह देता है। सो प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन was a very difficult exercise. No election on this scale had ever been conducted in the world before. कभी कंडक्ट नहीं हुए हैं। इतनी पॉपुलेशन इंडिया में 10-12 देश, तो यहाँ समझ आए यूरोप के। सो अब यहाँ पे क्या होता है, फिर स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है? स्टोरी आगे बढ़ती है कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स होते हैं। सो ये जो है जिनको 3200 एमएलए को इलेक्ट करना है, एंड 489 जो मेंबर्स है लोकसभा के, जिसको हम एमपी बोलते हैं, उनको इलेक्ट करना है। तो कितने हैं? 17 करोड़ लोग अपने यहाँ पे नेता चुनने जा रहे हैं, जिसमें 3200 एमएलए आ जाते हैं एंड 489 जो है एमपी आ जाते हैं। सो 15% जो ये जो एलिजिबल वोटर्स हैं सिर्फ वही पढ़े लिखे थे, वही लिटरेट थे। ये तो बड़ा शॉकिंग डेटा था उस, राइट। अब यहाँ पे देयरफॉर इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ता है कि भाई कुछ हमें ऐसे मेथड को लेके आना है, इजी वे में बेसिकली हमें क्या करना है, कंडक्ट कराने हैं इलेक्शंस। सो इलेक्शन कमीशन ट्रेन करता है 3 लाख ऑफिसर्स को, पोलिंग स्टाफ को, ताकि इलेक्शन को बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया जाए। सो इट इज़ नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल। पहला जो जनरल इलेक्शन है was also the first big टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। अब एक ऐसी कंट्री में सोचो, आप सोचिए, एक ऐसी कंट्री में इलेक्शन हो रही हैं जहाँ पे 2 मेजर प्रॉब्लम है, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे कि एक तो भारत की जो पॉपुलेशन थी उसमें कितने कम परसेंटेज जो लोग थे वो लिटरेट थे, उसके बाद यहाँ की जनसंख्या। सो पहला जनरल इलेक्शन जो है बहुत बिग चैलेंज होता है। और फिर क्या होता है, फिर डेमोक्रेसी जो है आ जाती है भाई इंडिया में। उससे पहले डेमोक्रेसी एग्जिस्ट होती है प्रॉस्परस कंट्रीज में ही होती है, जैसे यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे हर इंसान पढ़ा लिखा था। सो बाय दैट टाइम बहुत सारी जो कंट्रीज होती है यूरोप में, उन्होंने वोटिंग राइट्स नहीं दी होती है विमेन को। इस कंटेक्स्ट में, ये जो कंटेक्स्ट है इंडियाज के एक्सपेरिमेंट का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें हम देखते हैं। सो इट अपियर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की। अब यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे तो रहे हैं, बट यहाँ पे जनसंख्या ही इलिटरेट है, तो वो इसका मतलब क्या ही समझेंगे, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जनसंख्या बड़े भले ही इंडिया की जो सिटीजन थे, जो पॉपुलेशन थी, इलिटरेट थी, बट वो अपनी बेसिक राइट को समझ गए थे, क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद हम आज़ादी का मतलब समझे थे। इंडियन एडिटर, जिनका जो इसको बोलते हैं बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजर मैगजीन wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. एक ब्रिटिश मेंबर होते हैं इंडियन सिविल सर्विस के, वो क्लेम करते हैं कि फ्यूचर and more enlightened age will view with the astonishment that the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. इलेक्शंस को पोस्टपोन करना पड़ता है 2 बार। फाइनली फिर अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। बट ये जो इलेक्शन है इसको हम बोलते हैं 1952 का इलेक्शन
क्योंकि जो मोस्ट पार्ट्स होते हैं कंट्री के, उन्होंने जनवरी 1950 में क्या करते हैं, वो वोट करते हैं। तो हमें कितने महीने लगते हैं, हमें लगते हैं 6 महीने लगते हैं कैंपेनिंग के लिए, पोलिंग के लिए, काउंटिंग के लिए। इतना टाइम उस पर स्पेंड हो जाता है। इलेक्शंस क्या थे, कॉम्पिटिटिव थे। देवर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। एक सीट के लिए एवरेज अगर हम देखें तो 4 कैंडिडेट से। तो जो लेवल है पार्टिसिपेशन का, बहुत ही एनकरेजिंग था। More than half the eligible voters turn out to vote on the day of elections. So when the results were declared, these were expected as fair even by the losers. Indian experiment ने इंडियन एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि जो क्रिटिक्स थे वो बहुत गलत थे। अब यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पोल कंडक्ट कराया था और कहा था कि कंफाउंडेड ऑल दोज सेप्टिक्स हु थॉट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री। मतलब अब यहाँ पे ये जिन क्रिटिक्स ने ये कहा था कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की जो कॉन्सेप्ट इंडिया लेके आ रहा है वो यहाँ पे फेल हो गई है, फेल हो जाएगी। बट जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो बहुत सक्सेसफुली सब हो जाता है, बहुत धमाकेदार रिजल्ट आता है। हिंदुस्तान टाइम क्लेम करता है कि यूनिवर्सल एग्रीमेंट होता है वहाँ पे कि इंडिया के जो पीपल है, अब उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है एडमिरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑब्जर्वर जो इंडिया के बाहर होते थे वो भी इक्वली इससे क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंडिया का जो जनरल इलेक्शन है 1952 का, वो एक लैंडमार्क बन जाता है इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें, पूरे वर्ल्ड में। So ये it was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty और lack of education। वो इंडिया ने करके दिखाया। इंडिया के पास सबसे बड़े चैलेंजेस थे, पॉवर्टी का होना और एजुकेशन का ना होना, बट फिर भी सक्सेसफुली क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। सो इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी को हम कहीं भी प्रैक्टिस कर पाते हैं, पूरे वर्ल्ड में हम कर सकते हैं। ओके अब बात आती है कांग्रेस डोमिनेंस की फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। जो रिजल्ट होता है पहले 3 जनरल इलेक्शन का, तो वो किसी को भी सरप्राइज नहीं करता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक्सपेक्टेड थी कि विन करेगी इलेक्शन को। कांग्रेस पार्टी जिसको उस टाइम पे बहुत पॉपुलरिटी इंडिया में, उसने लेगेसी जो है नेशनल मूवमेंट की उसको इनहेरिट किया था। सो इट वाज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन फैला पड़ा था। एंड फाइनली जवाहरलाल नेहरू पार्टी के पास मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिज्मेटिक लीडर था इंडियन की पॉलिटिक्स में, दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो हर एक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही वोट अपना कास्ट किया। कैंपेन किया, कांग्रेस की कैंपेन हुई, टूर किया, पूरी कंट्री में वो गए। फाइनल जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो जो एक्सटेंट होता है विक्ट्री का ऑफ द कांग्रेस, वो बहुत लोगों को सरप्राइज करता है। पार्टी को 364 जो सीट्स है वो मिलती हैं out of total 489 seats in the first Lok Sabha and finished way ahead of any other challenger। कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है इंडिया की, that came next in terms of seats, उसको सिर्फ 16 सीट्स मिलती है। सो स्टेट के जो इलेक्शंस थे वो उनको कंडक्ट कराया जाता है। स्टेट इलेक्शंस स्टेट इलेक्शंस को सभा के जो इलेक्शंस होते हैं, सभा के इलेक्शंस के साथ यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। कांग्रेस क्या करती है, अगेन बिग विक्ट्री जीत जाती है उन इलेक्शंस में भी। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स है सारी किसके हाथ में आती है, कांग्रेस के, एक्सेप्ट त्रवणकोर, कोचिन जो कि आज का जो केरला है उसका पार्ट है। मद्रास एंड उड़ीसा के भी जो सीट है वो कौन जीतता है, कांग्रेस जीतती है। फाइनली जो ये 3 स्टेट्स हैं, कांग्रेस यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सो पार्टी जो बेसिकली पूरे कंट्री में रूल करती है, नेशनल पे भी स्टेट लेवल पे भी, जो कि एक्सपेक्टेड था पहले से ही। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जब पहले जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, ये एक मैप नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन है। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे पूरा कितना आप देखते हैं, येलो येलो जो पार्ट है वो क्या बताता है, स्टेट जहाँ पे कांग्रेस रूल कर रही थी 1952 से 1967 के बीच में। और रेड कलर का जो एरिया है वो कौन सा है, वो है डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट। 1957 से 1959 पे इनका रूल होता है। जम्मू एंड कश्मीर में रूल होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। सो
सारे अभी भी मेजोरिटी में कौन है, कांग्रेस है। सो ये जो आपने एक लुक देखा इलेक्टोरल मैप पे लास्ट पेज में, आपको ये एक सेंस दे दिया होगा इसने कि किस तरह का डोमिनेंस था कांग्रेस का इस पीरियड में 1952 से 62 के 10 साल तक तो पूरा कांग्रेस ही आई है। सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस जो हुए थे 1957 में और 1962 में, सो कांग्रेस ने सेम पोजीशन यहाँ पे अपनी मेंटेन की। लोकसभा में 3/4 जो सीट्स है वो कांग्रेस यहाँ पे जीत जाती है। कोई भी अपोजिशन पार्टी 1/10 जो है नंबर ऑफ सीट्स भी नहीं जीत पाती। सो इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलती है बहुत सारे केसेस में। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वाज इन केरला 1957 में। यहाँ पे 1957 में क्या होता है, कोलिशन लेड बाय द सीपीआई फॉर्म करता है गवर्नमेंट को। अपार्ट फ्रॉम ऑल एक्सेप्शंस लाइक दिस, कांग्रेस कंट्रोल्ड द नेशनल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। जिस तरह से आज बीजेपी पूरी मेजोरिटी में है, तो इस तरह कभी कांग्रेस हुआ करती थी। So extent of the victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. कांग्रेस 3 में से 4 सीट्स जीतती है, बट इसको हाफ जो वोट्स है वो भी यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। सॉरी, सो 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीतती है, बट अगर हम उसका वोट देखें तो वोट जो है वो हाफ वोट भी नहीं जीत पाती। 1952 में क्या होता है, कांग्रेस ऑब्टेन करती है 45% ऑफ द टोटल वोट्स, बट ये मैनेज करती है विन करने के लिए 74% सीट्स फिर भी कांग्रेस क्या करती है यहाँ पे विन कर लेती है। सोशलिस्ट पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है वोट्स के टर्म में, सिक्योर करती है 10% से ज्यादा वोट पूरी कंट्री में, बट ये 3% जो सीट्स है वो नहीं जीत पाती। तो ये क्यों, कैसे पॉसिबल है, पहले आपको देखना है, रिकॉल करना है डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड अपनी टेक्स्ट बुक में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। लास्ट ईयर में 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा था। तो इस सिस्टम में क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है इलेक्शन का जो कि हमारी कंट्री अडॉप्ट करती है। पार्टी जिसको ज़्यादा वोट्स मिलती है देन अदर्स, उनको क्या मिलेगा, ज़्यादा जो प्रोपोर्शनल मिलेगा, गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर। मतलब क्या है कि जो पार्टी है कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शन को, दैट गेट्स मोर वोट्स देन अदर्स। ठीक है, एक पार्टी उसको ज्यादा वोट मिले हैं दूसरी पार्टी से, तो उसको क्या मिलता है, जो प्रोपोर्शनल शेयर है वो भी ज्यादा मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वर्कड इन फेवर ऑफ द कांग्रेस। अगर हम एडअप करेंगे वोट्स किसकी, सारे नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स की, तो इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। बट नॉन कांग्रेस वोट्स को डिवाइड जब करा जाता है डिफरेंट राइवल पार्टीज के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है, डिवाइड करा जाता है। सो द कांग्रेस वाज स्टिल वे अहेड ऑफ द ऑपोजिशन, एंड फिर ये फिर मैनेज कर पाती है विन करने के लिए। पिक्चर है राजकुमारी अमृत कौर की। 1889 से 1964 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। गांधीयन एंड फ्रंटियर फाइटर, फ्रीडम फाइटर रही हैं, एंड शी बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला, जो क्रिश्चियन रिलीजन को इनहेरिट करती है अपनी मदर से। मेंबर होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एंड मिनिस्टर होती है हेल्थ की इन इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्ट्री। सो कंटिन्यूड एज हेल्थ मिनिस्टर टिल 1957 तक ये हेल्थ मिनिस्टर रहती हैं। ये यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, एंड इसमें आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है प्रेसिडेंट्स रूल इन केरला, एंड यहाँ पे है इंटरवेंशन बाय सेंटर। केरला मिनिस्टर्स का रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। तो देखते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कम्युनिस्ट विक्ट्री की बात करते हैं केरला में। 1957 में कांग्रेस पार्टी का बिटर टेस्ट रहा है डिफीट का, हार जाती है 1957 में असेंबली इलेक्शन, जिनको असेंबली इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है मार्च 1957 में। कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स टू द केरला लेजिस्लेटर। पार्टी जीतती है 60 ऑफ द 126 सीट्स, और पार्टी को 5 इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट मिलता है। गवर्नर ने इनवाइट किया होता है EMS नंबूदिरीपद को, जो लीडर होते हैं कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी के, कि आप एक मिनिस्ट्री बनाओ। तो पहली बार वर्ल्ड में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट पावर में आती है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू। सो जब ये केरला में अपनी पावर लूज कर देती है कांग्रेस पार्टी बिगैन अ लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जीत जाती है उसके अगेंस्ट एक स्ट्रगल शुरू होता है, जिसको नाम दिया जाता है लिबरेशन स्ट्रगल। CPI had come to power on the promise of carrying out radical
एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। कम्युनिस्ट क्लेम करते हैं कि एजिटेशन वाज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। 1959 में क्या होता है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि सेंटर में होती है डिसमिस कर देती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो केरला में होती है, आर्टिकल 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत। सो ये जो डिसीजन होता है प्रूफ करता है बहुत, इट प्रूव टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली साइटेड एज द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। तो यहाँ पे पहली बार जो मिसयूज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर को, आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे मिसयूज किया है केरला में अगेंस्ट द सीपीआई। अब बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी का। ओरिजिन जो होता है सोशलिस्ट पार्टी का, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास मूवमेंट स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में बनाया जाता है विद इन द कांग्रेस, और कुछ यंग लीडर्स होते हैं जो एक मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते हैं। अब आपको आई होप कि ये जो दो वर्ड है रेडिकल इगैलिटेरियन का मतलब पता होगा। 1948 में क्या हुआ, कांग्रेस अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को टू प्रिवेंट इट्स मेंबर फ्रॉम हैविंग अ डुअल पार्टी मेंबरशिप। मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का कांग्रेस के जरिए, और वो इस वजह से अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि इसके जो मेंबर हैं उनके पास डुअल पार्टी मेंबरशिप ना हो। इससे क्या होता है, सोशलिस्ट अपना एक सेपरेट पार्टी बना लेते हैं जिसको सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, और ये 1948 में हो जाता है। पार्टी की जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट कॉज करती है इसके सपोर्टर्स को। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, पार्टी की प्रेजेंस होती है बहुत ज्यादा स्टेट्स में इंडिया की, सो इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। बट जो अब यहाँ पे सक्सेस इसको मिल रही है बहुत कम पॉकेट्स में इसको मिल रही है। सोशलिस्ट बिलीव करते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में, जो उनको डिस्टिंग करता था कांग्रेस से भी और किससे, कम्युनिस्ट से भी। तो ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस को कि कांग्रेस कैपिटलिस्ट को फेवर कर रही है, कांग्रेस लैंड लॉर्ड्स को फेवर कर रही है, इग्नोर कर रही है वर्कर्स को, पीसेंट्स को। आप देख रहे हैं पास्ट में भी हुआ है, बीजेपी तो एम ही बदनाम है। सो बट सोशलिस्ट फेस करती है एक डिलेमा जब 1955 में कांग्रेस डिक्लेयर करती है इसके गोल को कि सोशलिस्ट, हमें कांग्रेस कहती है कि हमें जो सोशलिस्ट पैटर्न है सोसाइटी का, हमें वो क्या हमारा एक गोल है। तो ये बहुत डिफिकल्ट बन जाता है सोशलिस्ट को कि वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करे, राइट। तो उनमें से कुछ क्या होते हैं, अपनी डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं क्रिटिसिज्म से, जो कि कांग्रेस पार्टी का होता है। कुछ जैसे कि अशोका मेहता एडवोकेटेड अ लिमिटेड कोऑपरेशन विद द कांग्रेस। तो सोशलिस्ट पार्टी में बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं, रीयूनियंस भी होते हैं, जिससे पार्टी बनती है, बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज बन जाती है। इससे क्या होता है, जैसे कि इसमें आ जाते हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन जाती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी बनती है, जयप्रकाश नारायण अच्युत पटवर्धन पार्टी बनती है, नोट पार्टी, ये लीडर है जयप्रकाश नारायण अच्युत पटवर्धन, अशोका मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एम. जोशी वर अमंग द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। बहुत सारी जो पार्टीज होती है कंटेम्प्रेरी इंडिया में, जैसे कि समाजवाद पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड द जनता दल सेक्युलर, अपना ओरिजिन यहीं से ट्रेस करते हैं, किससे, सोशलिस्ट पार्टी से ही बेसिकली ट्रेस करते हैं। कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर देखते हैं। सो इंडिया केवल एक ही कंट्री नहीं है जो एक्सपीरियंस करती है एक पार्टी के डोमिनेंस को। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो हम बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिलेंगे वन पार्टी डोमिनेंस के, बट यहाँ पे क्रूशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस। जो रेस्ट ऑफ द केसेस होते हैं वन पार्टी डोमिनेंस के, वो एंश्योर्ड बाई कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, बट इंडिया में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, क्यूबा, सीरिया, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परमिट ही कर रहा है सिंगल पार्टी को, कि सिंगल पार्टी ही रूल करेगी पूरे देश को। कुछ दूसरी कंट्रीज की बात करें जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एक्सेट्रा, इफेक्टिवली यहाँ पे वन पार्टी स्टेट्स हैं ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। कुछ साल पहले तक मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान भी इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे। तो क्या डिस्टिंग्विश करता है डोमिनेंस जो होता है कांग्रेस पार्टी का इंडिया में इन सारे केसेस से, वाज दैट इट हैपेंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस।
ठीक है, कैसे डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंडर ये हुआ था। बहुत सारी जो पार्टीज है वो इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती है इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एंड येट यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस फिर भी इलेक्शन को जीत जाती है। सो दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ द एपार्थीड। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। So, अगर मैं बात करूं पीआरआई की, सो पीआरआई को 1929 में फाउंड किया जाता है एज नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। लेटर इसको रिनेम कर दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। पीआरआई स्पेनिश में पावर को अपनी एक्सरसाइज करती है मैक्सिको में फॉर ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स, रिप्रेजेंट करती है लेगेसी ऑफ द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन। ओरिजिनली पीआरआई क्या था, एक मिक्सचर था बहुत सारे इंटरेस्ट का, जिसमें पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर्स भी थे, लेबर भी थे, पीसेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लूटरको एलियस कैलिस जो फाउंडर होते हैं पीआरआई के, तो वो क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एंड देयर बाय द गवर्नमेंट को भी कैप्चर कर लिया जाता है। सो इलेक्शंस को फिर हेल्ड क्या कराया जाता है रेगुलर इंटरवल्स पे, एंड इट वाज द पीआरआई जो हर बार इलेक्शन को जीत जाती है। दूसरी पार्टीज की अगर हम बात करें, एग्जिस्ट करती हैं इन नेम ओनली सो एज टू गिव द रूलिंग पार्टी ग्रेटर लेजिटिमेसी। सो इलेक्टोरल लॉज को ऑपरेट किया जाता है एक ऐसे वे में ताकि जो पीआरआई है वो हमेशा से ही जीते। इलेक्शंस ऑफन मैनिपुलेट करते हैं, जो रूलिंग पार्टी इलेक्शंस के रिजल्ट रूलिंग पार्टी मैनिपुलेट करती है। सो इट्स रूल वाज डिस्क्राइब्ड एज द परफेक्ट डिक्टेटरशिप। फाइनली पार्टी जो जिसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, फाइनली इस पार्टी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ये हार जाती है। सो जिनको 2000 में कंडक्ट कराया जाता है। मैक्सिको अब एक पार्टी डोमिनेटेड कंट्री नहीं होती है, बट ये जो टैक्टिक्स जो अडॉप्ट करती है पीआरआई इस पीरियड में डोमिनेंस की, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है डेमोक्रेसी की हेल्थ पे। सिटीजन को अब क्या करना है, फुल कॉन्फिडेंस डेवलप करना है फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शंस में, फिर से दोबारा से इस ट्रस्ट को वापस ले आना वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 में लीडर होते हैं एंटी कास्ट मूवमेंट के, एंड स्ट्रगल करते हैं जस्टिस के लिए दलित्स को, स्कॉलर होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर होते हैं। लेटर ये एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है शेड्यूल कास्टिस फेडरेशन, जो रिपब्लिकन पार्टी है इंडिया की, उसकी फॉर्मेशन को बेसिकली क्या करते हैं, प्लान करते हैं। मेंबर होते हैं वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चेयरमैन होते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मिनिस्टर होते हैं नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर 1951 में रिजाइन कर देते हैं क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है उस पे इनके कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अब नहीं बन पाई तो भैया बंदे ने रिजाइन कर दिया। अडॉप्ट करते हैं बुद्धिज्म को 1956 में, और इनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। अब सभी को कहानी पता है कि बाबा साहब क्यों बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं। हिंदू होते हैं लेकिन दलित होते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई सोसाइटी दलित्स को, तो भाई ये छोड़ देते हैं हिंदुइज्म को और शांति भरा एक मजहब अपना लेते हैं बुद्धिज्म। So, roots of this extraordinary success of the Congress Party go back to the legacy of the freedom struggle. कांग्रेस को एक इनहेरिटर की तरह सोचा जाता है। इनहेरिटर किसका? नेशनल मूवमेंट का। बहुत सारे जो लीडर्स थे वो वर इन द फोरफ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल। अब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। तो ऐसे लीडर की बात हो रही है जो भारत देश की आज़ादी में लड़े थे, ठीक है। अब वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को। सो कांग्रेस बहुत ही अच्छे तरह से वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, एंड बाय द टाइम जब दूसरी पार्टीज आती है उस स्ट्रैटेजी को अपनाने की सोचते हैं, कांग्रेस अपना कैंपेन शुरू कर देती। इनफैक्ट बहुत सारी जो पार्टीज है वो इंडिपेंडेंस के जो आसपास फॉर्म होती है या फिर इंडिपेंडेंस से बाद में, 10 कांग्रेस का पहला हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। इंडिपेंडेंस तक पार्टी पूरे जो देश की लेंथ ब्रेड्थ होती है वहाँ तक स्प्रेड हो जाती है, जो कि हमने मैप में भी देखा है। एंड वी ऑल्सो हैड एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज द कांग्रेस वॉज स्टिल रिसेंटली अ नेशनल मूवमेंट, इसका जो नेचर होता है वो इंक्लूसिव होता है। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स है ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द
डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की अगर हम बात करें एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। ओके, सो आपने देखा होगा, आपने स्टडी किया होगा, हिस्ट्री आपने देखी होगी कि कैसे 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आपने देखा जैसे हेलो हेलो हेलो। हाय। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। सो आपने पढ़ा होगा, स्टडी की होगी हिस्ट्री की, और आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस इवोल्व करके आई है। ओरिजिन होता है 1885 में। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप होते हैं जो फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस टू अ मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। इससे क्या होता है, दिस laid the basis for its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. Congress began as a party dominated by the English speaking. ऐसे लोग होते हैं जो अपर कास्ट के होते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, हाई एलीट, अर्बन एलीट, अपर मिडिल क्लास इसका पार्ट होते हैं। बट हर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ये लॉन्च हुई है और इसका जो सोशल बेस है वो वाइड हो जाता है। सो बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप को एक साथ लेके आती है, जिनके जो अगर इंटरेस्ट की बात करें कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, बट फिर भी लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। पीसेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्टिस, सबको सबके सब यहाँ पे जगह ढूंढते हैं कांग्रेस में। ग्रेजुअली इसकी जो लीडरशिप है वो भी एक्सपैंड करती है। अपर कास्ट से अपर क्लास प्रोफेशनल्स, फिर एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स, उसके बाद फिर रूरल ओरिएंटेशंस एट्सेट्रा, रूरल लेवल पे भी चली जाती है। इंडिपेंडेंस तक कांग्रेस अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक रेनबो की तरह, जो कि जैसे कि सोशल कॉलिएशन होता है ब्रॉडली, जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एंड कास्ट, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस एंड वेरियस इंटरेस्ट। मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज करते हैं अपनी आइडेंटिटी कांग्रेस के अंदर, एंड वेरी ऑफन they did not and continue to exist within the Congress as groups and individual holding different belief। तो इस सेंस में कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन था, एकोमोडेट कर रहा था रिवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट को। कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, राइट भी थे, लेफ्ट भी थे, सारे शेड्स थे कांग्रेस के पास। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था न्यूमरस ग्रुप्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इवन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। प्री इंडिपेंडेंस डेज में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी पार्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, तो ये इनको अलाउ किया जाता है कांग्रेस में एग्जिस्ट करना। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, 1920s में क्या होता है, कम्युनिस्ट ग्रुप्स इमर्ज होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है रशिया में, वहाँ से अपना ये इंस्पिरेशन लेते हैं और ये सोशलिज्म को एडवोकेट कर रही हैं एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग द कंट्री में जितनी भी प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्यूशन लेके आते हैं कि सोशलिज्म को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। 1935 से कम्युनिस्ट वर्क करते हैं मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक पार्टी होती है, अलग होते हैं कांग्रेस से, तो ये 1941 दिसंबर को अपना एक अलग वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जब कम्युनिस्ट डिसाइड करते हैं कि उनको सपोर्ट करना है ब्रिटिश को उनकी वॉर में अगेंस्ट नाजी जर्मनी। सो अनलाइक जो नॉन कांग्रेस पार्टी होती हैं, सीपीआई का एक वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी डेडिकेटेड कैडर होता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हाउएवर इंडिपेंडेंस raised different voices in the party. Basic question that troubled the party was the nature of the Indian independence. क्या इंडिया जो है रियली फ्री, was India really free or was freedom a sham? तो इंडिपेंडेंस के एकदम बाद पार्टी ने सोचा कि पार्टी ट्रांसफर करेगी पावर को 1947। पार्टी का जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1947 में, वाज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस एंड एनकरेज करती है वायलेंट अपराइजल्स होती है तेलंगाना में। कम्युनिस्ट यहाँ पे अपना सपोर्ट नहीं ले पाते पोजीशन के लिए, कम्युनिस्ट को क्रश कर दिया जाता है, आर्म फोर्सेस आती हैं, इनको क्रश करती है। सो ये जो दिस फोर्स देम टू रीथिंक कि अपनी जो पोजीशन है आप उसको सोचो। 1951 में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी अबेंडन करती है
पाथ ऑफ वायलेंट रिवॉल्यूशन और डिसाइड करती है कि भाई अब हम पार्टिसिपेट करेंगे ये जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें। तो जो पहला पहला जो जनरल इलेक्शन होता है, सीपीआई 16 वोट जीतती है और एक लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी की तरह आती है। पार्टी का जो सपोर्ट है वो कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से एंड केरला से। ए के गोपालन, एस ए डेंगे, ईएमएस नंबोदरी पद, पीसी जोशी, अजय घोष, एनपी सुंदरिया नोटेबल लीडर्स होते हैं सीपीआई की। पार्टी में फिर 1964 में स्प्लिट हो जाते हैं। बेसिकली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं सोवियत यूनियन एंड चाइना के बीच में। कुछ प्रो सोवियत सेक्शन फैक्शन होता है, रिमेन्ड एज द सीपीआई, जबकि जो ओपोनेंट्स होते हैं वो सीपीआई एम बना लेते हैं। बोथ दीज पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टू दिस डे। ए के गोपालन कम्युनिस्ट लीडर है केरला से। वर्क इन्होंने किया था एज ए के गोपालन कम्युनिस्ट लीडर है केरला से। कांग्रेस वर्कर की तरह इनिशियली काम करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं 1939 में। आफ्टर द स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964 सीपीआईएम को ज्वाइन करते हैं। वर्क करते हैं स्ट्रेंथनिंग की, पार्टी को स्ट्रेंथन करने की। रेस्पेक्टेड एज अ पार्लियामेंटेरियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं फ्रॉम 1952। सिंहासन, सो सम ऑफ दीज, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेट होती है कांग्रेस से, एक ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है। बहुत सारे डिफरेंस होने के बावजूद स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो है पार्टी जो मैनेज करती है टू कंटेन इफ नॉट रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड बिल्ड अ कंसेंसस। टॉलरेंस इन मैनेजमेंट देखते हैं फैक्शंस का। ये जो कोलिशन लाइक कैरेक्टर है कांग्रेस का, ये इसको अनयूजुअल स्ट्रेंथ देता है। पहले क्या होता है, कोलिशन एकोमोडेट्स करता है उन सबको जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैलेंस को स्ट्राइक करना है। अब यहाँ पे सारे इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज, इंक्लूसिवनेस हॉलमार्क है कोलिशन के। सो ये जो स्ट्रेटजी है, पुट दी ऑपोजिशन इन अ डिफिकल्टी। कोई भी चीज जो ऑपोजिशन चाहती है, कहना चाहती है, इसको एक प्लेस मिलेगा इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। सेकेंडली, इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ कोलिशन, यहाँ पे ग्रेटर टॉलरेंस होता है इंटरनल डिफरेंसेस का। और जो एम्बिशंस होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स के, बहुत सारे लीडर्स के, वो भी एकोमोडेट हो जाते हैं। कांग्रेस दोनों ही चीजें करती हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू करती है इनको करना इंडिपेंडेंस के बाद भी। यही एक वजह होती है कि इवन इफ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, ये अंदर ही रहेगा पार्टी की एंड दूसरे जो ग्रुप्स है उनके साथ फाइट नहीं करेगा एंड एक ऑपोजिशन यहाँ पे नहीं बनाएगा। सो दीज जो ये जो ग्रुप्स थे पार्टी के अंदर, इनको फैक्शंस के नाम से जाना जाता है। कोलिएशनल नेचर जो है कांग्रेस पार्टी का, टॉलरेटेड एंड इनफैक्ट एनकरेज करते हैं बहुत सारे फैक्शंस को। तो इनमें से जो कुछ फैक्शंस थे वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट वेरी ऑफन ये जो फैक्शंस थे ये पर्सनल एम्बिशंस में रूटेड थे, पर्सनल राइवलरीज भी थी लीडर्स के अमंग। इंस्टीड ऑफ बीइंग वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म एक स्ट्रेंथ बन जाता है यहाँ पे पार्टी का। अब यहाँ पे एक पिक्चर है सिंहासन। सो ये मराठी फिल्म है अरुण साधु के, जो दो नॉवेल है सिंहासन एंड मुंबई दिनांक, डिपिक्ट्स करता है टसल फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन महाराष्ट्र। स्टोरी जो है वो एक जर्नलिस्ट जिनका नाम होता है डीगू टिप्निस के थ्रू बयान की जाती है एज द साइलेंट सूत्रधर। ये ट्राई करती है कैप्चर करने के लिए इंटेंस पावर स्ट्रगल विद इन द रूलिंग पार्टी एंड सेकेंडरी रोल ऑफ द ऑपोजिशन। फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम होता है विश्वास राव दाभदे सारे एफर्ट्स बना रहे हैं अनसीट करने के लिए चीफ मिनिस्टर को। दोनों कंटेंडर्स ट्राई करते हैं टू वो ट्रेड यूनियन लीडर डिकास्टा टू ऑब्टेन हिज सपोर्ट। सो ये जो फैक्शनल फाइट है एंड जो दूसरे पॉलिटिशियंस है वो भी क्या सीख करते हैं, ऑब्टेन करने का सोचते हैं मैक्सिमम एडवांटेज को वाइल बार्गेनिंग विद बोथ साइड्स। स्मगलिंग जो है मुंबई में और जो एंड द ग्रिम सोशल रियलिटी इन रूरल महाराष्ट्र, ये फॉर्म करती है सब प्लॉट्स इस फिल्म का। ईयर 1981 में फिल्म आती है। डायरेक्टर होते हैं जब्बर पटेल। स्क्रीन प्ले लिखा है विजय तेंदुलकर ने। कास्ट इसमें नीलू फुले है, अरुण सरनायक है, डॉक्टर श्रीराम है एंड सतीश दुबशी है, दत्ता भट्ट, मधुकर तोरदमल, माधव वतवे एंड मोहन अगाशी। भारतीय जनसंघ को 1951 में फॉर्म किया जाता है।
श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट होते हैं। इसका जो लीनिएज है वो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ ट्रेस कर सकते हैं, एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। सो जनसंघ डिफरेंट होता है दूसरी पार्टीज में, पहले तो इसकी आइडियोलॉजी में, दूसरा इसका प्रोग्राम में। जनसंघ क्या एम्फेसाइज करता है? आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, एक देश एक ही कल्चर एक ही नेशन, और बिलीव करता है कंट्री को कि कंट्री मॉडर्न हो सकती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है, एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो ये बेसिकली इनका जो एम्फेसिस है वो इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस पे है। पार्टी एक बुलाती है, पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। So party was in forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India, and was also opposed to the granting of concessions to religious and cultural minorities। मतलब यहाँ पे है पार्टी चाहती है कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने, और ये पार्टी चाहती है कि जो रिलीजियस कल्चरल माइनॉरिटीज है उनको कोई भी कंसेशंस ना दिए जाए। सो पार्टी वाज ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर पार्टी एक पार्टी क्या थी? कंसिस्टेंट एडवोकेट थी इंडिया का, जो कि न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रही थी, स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964। 1950 में क्या होता है? जनसंघ रिमेन होती है ऑन द मार्जिन ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड वाज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स। 1952 के इलेक्शंस में 4 सीट्स जीतती है। 1957 के जनरल इलेक्शंस में टू द लोकसभा। जो अर्ली ईयर्स होते हैं, ये सपोर्ट, इसका जो सपोर्ट मेनली कहाँ से आ रहा होता है? अर्बन एरियाज से, जैसे कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। पार्टी की जो लीडरशिप है इंक्लूड करती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मढ़ोक। भारतीय जनता पार्टी ट्रेस करती है अपनी रूट्स टू द भारतीय जन संघ। तो उसके बाद फिर बीजेपी कहाँ से आती है? भारतीय जन संघ से ही आती है। दीनदयाल उपाध्याय 1916-1968 के बीच में फुल टाइम आरएसएस वर्कर होते हैं। 1942 से ही भारतीय जनसंघ के फाउंडर है, जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है भारतीय जनसंघ के। तो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, इसको इन्होंने क्या किया था? इनिशिएट किया था। सो कांग्रेस, सिंस देयर वाज अ रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फ्रैक्शंस, आई थिंक हमने इसको देख लिया है। इमरजेंस ऑपोजिशन पार्टीज का कैसे होता है, ये भी हमने देख लिया है। नहीं, ये नहीं देखा है हमने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ऑपोजिशन पार्टीज का इमरजेंस होता है। तो हमने जिसे देखा है, नोट किया है, इट इज नोट दैट इंडिया डिड नॉट हैव ऑपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। वाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत सारी पार्टीज के नेम के बारे में हमने देखा है। इवन व्हेन इंडिया के पास लार्जर नंबर होता है डाइवर्स वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टीज का, देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज। कुछ जो पार्टीज हैं ये बीइंग में आते हैं इवन आफ् बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। कुछ पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पार्ट प्ले करती है इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन द 60s एंड 70s। रूट्स जो है ऑलमोस्ट सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज के हम ट्रेस कर सकते हैं, या फिर दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज के 1950 में। सो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं सक्सीड करती हैं इन गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा स्टेट एंड स्टेट असेंबलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यट इनकी जो प्रेजेंस है ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है मेंटेन करने में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स का सिस्टम में। ये जो पार्टीज होती है ये क्या ऑफर करती है? सस्टेन एंड ऑफन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। पार्टी किस तरह से काम कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, जो भी पॉलिसीज फ्रेम कर रही हैं, जो भी पॉलिसीज लेके आ रही है कांग्रेस, उसको क्रिटिसाइज करने का काम कौन करे? ऑपोजिशन। ठीक है। सो दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी अंडर चेक है। ऑफन यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको भी वो भी चेंज हो जाती है विद इन द कांग्रेस। सो बाई कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अलाइव। स्वतंत्र पार्टी की बात करें, स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में फॉर्म होती है, नागपुर रेजोल्यूशन जो होते हैं कांग्रेस का उसके बाद, विच कॉल फॉर लैंड सीलिंग, टेक ओवर ऑफ द फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट एंड एडोप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। पार्टी वॉज लेड बाय ओल्ड कांग्रेसमैन जैसे कि सी राजगोपाला,
Chari, K.M. Munshi, N.G. Ranga, Meenu Masani party stood out from the others in terms of its opposition on economic issues. स्वतंत्र पार्टी की बात करें so स्वतंत्र पार्टी wanted the government to be less and less involved in controlling the economy. स्वतंत्र पार्टी क्या चाहती है कि सरकार कंट्रोल ना करे इकोनॉमी को. ये बिलीव इसका बिलीव क्या था कि प्रॉस्पेरिटी तभी आ सकती है जब इंडिविजुअल फ्रीडम हो. सो ये क्या थी जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी थी, स्टेट इंटरवेंशन की, स्टेट कैसे इंटरवेन कर रहा है इकोनॉमी में, कैसे सेंट्रलाइज प्लानिंग हो रही है, नेशनलाइजेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर का, उसके अगेंस्ट थी स्वतंत्र पार्टी. इंस्टीड ये क्या फेवर करती थी कि जो फ्री प्राइवेट सेक्टर है उसका एक्सपेंशन हो. स्वतंत्र पार्टी जो लैंड सीलिंग हो रही है एग्रीकल्चर में उसके अगेंस्ट ही अपोज कर रही थी कोऑपरेटिव फार्मिंग को, स्टेट ट्रेडिंग को. सो इट वाज आल्सो अपोज टू द प्रोग्रेसिव टैक्स रिजाइम और ये डिमांड करती थी डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंसिंग रिजाइम. क्रिटिकल थी ऑफ द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट एंड मेंटेन कर रही थी फ्रेंडली रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन एंड एडवांस क्लोजर टाइज विद द यूनियन स्टेट्स. तो स्वतंत्र पार्टी क्या गेन करती थी, स्ट्रेंथ डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के बाय वे ऑफ मर्जर विद द न्यूमरस रीजनल पार्टीज एंड इंटरेस्ट. अट्रैक्ट कर इसमें क्या थे, बेसिकली लैंडलॉर्ड्स आ रहे थे, प्रिंसेस आ रहे थे जो अपने लैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे एंड अपने स्टेटस को, जो कि लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो आ रहा था वो एक थ्रेट था उनके स्टेटस के लिए. एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बिजनेस क्लासेस थे, वो भी आ रहे थे, पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे. ये लोग नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट थे, लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट थे, ऑल्सो ये पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे. तो इसका जो सोशल बेस है वो नैरो है एंड लैक ऑफ अ डेडिकेटेड कैडर ऑफ पार्टी मेंबर इसको अलाउ नहीं करता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क. यहाँ पे नहीं बन पाती है ये. ओके, सो ये जो पार्टीज है ये प्रिवेंट करती है रिसेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक. पार्टीज लीडर को भी ग्रूम करती है जो एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं कंट्री को शेप करने में. पुरानी टाइम की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है लीडर्स के बीच में और जो ऑपोजिशन है उनके बीच में. इंटरिम गवर्नमेंट जो कंट्री को रूल करती है जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो जाती है और जो उसके बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, इंक्लूडेड ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ऑपोजिशन लीडर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज आल्सो एन ऑपोजिशन लीडर. कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू ऑफन रिफर टू हिज फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण को वो इनवाइट करते थे कि आप गवर्नमेंट को ज्वाइन करो. तो ये जो पर्सनल रिलेशनशिप था और ये जो रेस्पेक्ट था पॉलिटिकल एडवर्सरीज का, ये डिक्लाइन हो जाता है जब पार्टी के बीच में कंपटीशन आने लगता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट फेज जो होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की हमारी कंट्री में वो क्वाइट यूनिक होती है. इंक्लूसिव कैरेक्टर जो होता है नेशनल मूवमेंट का लेड बाय द कांग्रेस इनेबल करता है इसको कि डिफरेंट सेक्शंस ये अट्रैक्ट कर पाती है, डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं इसको ज्वाइन करते हैं एंड इंटरेस्ट मेकिंग इट अ ब्रॉड बेस्ड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर है नेहरू की जो कैबिनेट है उसका आफ्टर स्वेरिंग ऑफ द चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज गवर्नर जनरल इन 1948. तो लेफ्ट से राइट पे रफ़ी अहमद किदवई है, बलदेव सिंह है, मौलाना आज़ाद है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, मिस्टर जॉन माठल एंड जगजीवन राम. स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मिस्टर गडगिल, मिस्टर न्यूगी, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिस्टर गोपाल स्वामी रेयंगर एंड मिस्टर जे रामदास दौलत राम. ये कैबिनेट की प्यारी सी पिक्चर. अब देखते हैं पार्टी कॉम्पिटिशन्स कैसे होता है बिहार के विलेज में. दो बफेलो की फाइट होती है तो जो ग्रास होता है वो क्रश हो जाता है. सो कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी एक दूसरे के साथ फाइट करती है. दोनों क्या सीख करती है, न्यू मेंबर्स. पुअर पीपल विल बी ग्राउंड बिटवीन द टू grindstone. So no, poor people won't be crushed. In fact, they all will benefit. बस ये एक किसी का रिप्लाई होता है. Things are not accomplished by one party alone. इट इज़ द कॉम्पिटिशन एंड राइवलरी बिटवीन टू ग्रुप्स जो पब्लिक को बेनिफिट करता है. जो न्यूज़ है सोशलिस्ट पार्टी मीटिंग के तो वो संथल उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये जो न्यूज़ आती है हॉस्पिटल ओपनिंग की had not made much impression on them, and nor they ever bother much about the fights and quarrels or the friendly gatherings of the villagers. But this meeting was for the tillers of the soil. To whom does the land belong? To the tiller. How who tills will sow, he who sows will harvest, he who works will eat. Come what may, Kalicharan lectured. So there was turmoil in the district office of the Congress party too.
अब क्या होता है कि एक पार्टी का चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, 4 कैंडिडेट्स होते हैं, 2 रियल कंटेंडर्स होते हैं और जो 2 होते हैं वो डमी कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट होता है राजपूत एंड भूमिहर के बीच में, वेल्दी बिजनेसमैन एंड जमींदार के बीच में। From both the castes were crushing all over the districts in their motor cars. Campaigning, all kinds of mudslinging was going on between them. सेठ जो ऑन कर रहा था कटिहार कॉटन मिल को, रिप्रेजेंट कर रहा था भूमिहर पार्टी को, और जो ओनर था फरगंज जूट मिल का, वो रिप्रेजेंट कर रहा था राजपूत को। सो यू शुड सी द मनी दे आर फ्लैशिंग अराउंड। तो आप देखेंगे कि कैसे मनी को फ्लैश कर रही हैं। की रोल जो है कांग्रेस का फ्रीडम स्ट्रगल में दस गेव इट अ हेड स्टार्ट ओवर अदर। सो जैसे स्टेबिलिटी जो है कांग्रेस की सारे इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने की, सारे एस्पिरेंट्स को पॉलिटिकल पावर में डिक्लाइन हो जाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट करती है अपना सिग्निफिकेंस गेन करना। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। हम क्या करेंगे, आएंगे नेक्स्ट फेज में इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लीडर होते हैं हिंदू महासभा के, भारतीय जनसंघ के फाउंडर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट के। इंडिपेंडेंस के बाद रिजाइन करते हैं क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं ओवर रिलेशंस विद पाकिस्तान, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड लेटर द फर्स्ट लोक सभा, who was opposed to India's policy of autonomy to Jammu and Kashmir। अरेस्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग जनसंघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी। सो डिटेंशन में ही इनकी मौत हो जाती है। यहाँ पे चैप्टर का समाप्ति हो गई है, समाप्त हो गया है चैप्टर। और थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।